गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल ओझा एंड वेलकम टू एजी क्लास। आज हम आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं, भाग 2। और आंदोलन के इस तृतीय चरण में हम असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी के गठन की बात कर चुके हैं। आज हम बरसाड आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। बरसाड आंदोलन यह एक गुजरात में बरसाड शहर है, जहां डकैतियों के कहर को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वहां पे डकैती कर लगाया था। डकैती कर में लगभग 104 गांव थे और उन 104 गांवों पे टैक्स के रूप में सभी गांवों पे 2 रुपया 7 आना व्यक्ति के हिसाब से टैक्स लगाया गया था। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर न देने के विरोध में बरसाड आंदोलन चलाया गया और वल्लभ भाई पटेल ने इसका जोरदार समर्थन किया। अंत में यह जो आंदोलन 1923 में जो कर लगाया गया था, 1924 में आकर यह कर सरकार को वापस लेना पड़ा। वायकोम सत्याग्रह जो 1924 में शुरू हुआ था, तो ये वायकोम सत्याग्रह क्या है? तो यह एक गांधीवादी और हम ये जो वायकोम सत्याग्रह कह रहे हैं, तो यह एक गांधीवादी आंदोलन है और यह 1924 में शुरू हुआ था। एक त्रावणकोर में मंदिर था, वहाँ सड़क से जाने का जो एजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से मंदिर के निकट जो सड़क जा रही थी उसका उपयोग करना था। यह आंदोलन गांधी जी ने भी इसमें भूमिका ली और जो इस आंदोलन के नेता जो टी.के. माधवन थे और के. कलप्पन थे। यह आंदोलन 1 साल के बाद कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के कारण यह है कि सरकार ने एक और सड़क का निर्माण कर दिया, अतः यह समस्या खत्म हो गई। अब क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रथम चरण की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं, जो 1924 से 1934 तक रहा है। आंदोलन के द्वितीय चरण में जो क्रांतिकारी नेता थे, जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और ये चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों ने 1924 में एक पार्टी की स्थापना की जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। उस घटना के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी नामक स्थान पे जो काकोरी जा रही थी ट्रेन, सहारनपुर के पास है, वहाँ पे इन लोगों ने डकैती किया और इस डकैती में ब्रिटिश सरकार ने 29 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और इनकी तरह कई लोग थे। और अंत में 2 बरस मुकदमा चलने के बाद अंततः राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई और बख्शी को उम्र कैद दिया गया। इसके बाद इसमें से चंद्रशेखर आजाद जो थे किसी तरह से भाग निकले थे और बाद में वो समाजवाद की तरफ उनका रुझान हो गया और जो दिल्ली के नज़दीक फिरोज शाह कोटला है, वहाँ पे सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई। सोशलिस्ट से समाजवाद का अर्थ निकलता है। उन्होंने भारत का भी नाम संयुक्त राज्य भारत रखा, इस तरह के विचार उन्होंने दिए। इसके बाद जो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें बहुत से नेताओं ने विरोध किया था। लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय को लाहौर के पुलिस कप्तान, सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाठियों से मारा, इतना ज़्यादा लाठियों से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को कप्तान सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल पे प्रक्रिया चल रही थी केंद्रीय असेंबली में, तो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के खाली बेंचों पर जब सेफ्टी बिल पे प्रक्रिया चल रही थी, बहस चल रही थी, उस दौरान बम फेंका। वह भी बम खाली बेंचों पर फेंका। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, वह तो फ्रांसीसियों के इस तर्ज पर उन्होंने यह कार्य किया कि बहरों को सुनने के लिए ज़्यादा कोलाहल की आवश्यकता होती है।
अतः यह बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र केस और सैंडर्स हत्याकांड के अंतर्गत 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु माने जाते हैं। इसी तरह से बंगाल में भी क्रांतिकारी संगठन बहुत सक्रिय रहे, जिसमें सूर्य सेन का नाम मुख्य रूप से जाना जाता है। 1930 में उन्होंने चटगांव के शस्त्र भंडार पे या शस्त्रागार पर आक्रमण किया और इसके आरोप में, इसके अपराध में इन्हें पकड़ लिया गया और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। भगवती चरण बोहरा जो थे, उन्होंने उस समय एक फिलॉसफी लिखी, एक बहुत अच्छा दस्तावेज जारी किया जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, और यह बहुत फेमस रहा। अब हम साइमन कमीशन की चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? इसके पीछे तर्क यह है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरेक 10 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों के पास एक कमीशन भेजेगा, आयोग भेजेगा और यह पता लगाएगा क्या भारतीयों के पास शासन करने की क्षमता है, भारतीय शासन करने योग्य हो चुके हैं, भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। अतः इसी अधिनियम के तहत यह आयोग भारत में समीक्षा करने हेतु पहुंचा। चूंकि साइमन कमीशन का सबसे कमजोर पक्ष था कि जब वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा तो उसके 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य ब्रिटिश सरकार से संबंधित थे और एक भी भारतीय नहीं था। 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अंसारी महोदय ने बोला था कि एक ऐसा कमीशन हो, एक इस तरह की बात किया जाए भारतीय संविधान के लिए या साइमन कमीशन में रखा जाए, या एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जाए, गोलमेज सम्मेलन हो जो सर्वदलीय हो। उनकी बातों को भी ठुकरा दिया गया। अंत में जब M.A. अंसारी साहब के बातों को बहिष्कार कर दिया गया, साइमन कमीशन बिना भारतीयों की मर्जी के खिलाफ, बिना भारतीयों को शामिल किए हुए जब यहाँ पहुँचा तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। इस विरोध में लखनऊ में बहुत लाठियाँ चली, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए। इनको भी पड़ा और इसमें स्थिति ये हुई कि जो साइमन कमीशन है उसका लगभग सभी दलों ने विरोध किया, लेकिन जिन्होंने विरोध नहीं किया उसमें जस्टिस पार्टी है, जस्टिस पार्टी जो मद्रास की है, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की है, मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट ने इसका समर्थन किया और यह असेंबली में चुनाव लड़ना चाहते थे। अतः साइमन कमीशन से उनको कोई विरोध नहीं था और इन 3 पार्टियों या गुटों के अलावा सभी लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन का अपना काम था कि उसे वह अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करना था और गोलमेज सम्मेलन में इस पर चर्चा होनी थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को बहुत लाठियाँ पड़ी और उस लाठियों से वो इतने ज़्यादा घायल हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का बदला भगत सिंह ने लिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उन्होंने जो लाठी मारने वाले लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स थे, उन्हें उन्होंने गोली मारी। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इसके विरोध में भारत में नाना प्रकार के विरोध हुए। अतः यह विरोध जब समाप्त हुआ, जब साइमन कमीशन वापस चला गया, साइमन कमीशन वापस के बहुत नारे लगे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, बहिष्कार किया गया। और इसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में भारत सचिव ने चुनौती दी भारतीयों को कि अगर कोई ऐसा संविधान बनाओ
कोई भारतीय ऐसा संविधान बनाए जिसमें सभी दल सर्वसम्मत से फैसला कर सके और उस पर सबकी सहमति हो। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। उस सर्वदलीय सम्मेलन में उन्होंने अपनी सबको सहमति कराया और नेहरू रिपोर्ट या नेहरू संविधान के नाम से जाना जाता है उन्होंने लिखा। लेकिन नेहरू संविधान में जो लिखा उसके कुछ मुख्य बिंदु थे, जैसे डोमिनियन स्टेट। यह जो डोमिनियन स्टेट नेहरू रिपोर्ट में 1928 में प्रस्तुत की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट मीन्स हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। तो उन्होंने डोमिनियन स्टेट, सारा चीज में हम स्वतंत्र हैं लेकिन अंत में हमारी संप्रभुता उनके हाथ में है। उन्होंने डोमिनियन स्टेट को प्रथम लक्ष्य घोषित किया, फर्स्ट, और सेकेंड जो एम उन्होंने किया पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य को सेकेंड यानी द्वितीय लक्ष्य माना। इसका काफी विरोध हुआ कि इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात क्यों नेहरू रिपोर्ट में लिखी। खैर, उन्होंने और भी बातें लिखी, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल हो। राज्यों में उन्होंने चर्चा किया कि जो राज्य है उसमें द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता हो। फिर पृथक निर्वाचन को उन्होंने अस्वीकार किया। नेहरू रिपोर्ट में जो पृथक निर्वाचन संप्रदाय के नाम पे हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई और इसका कुछ पार्टियों ने विरोध भी किया। अंत में नेहरू रिपोर्ट को कुछ दिनों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। सिख भी इनके नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने 14 सूत्रीय फार्मूला बनाया 1929 में। इस 14 सूत्रीय फार्मूले में जिन्ना ने अल्पसंख्यकों के लिए, जो मुसलमान हैं, उनको विधानमंडल में उनकी स्थिति हो। उन्होंने ये भी बोला कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दिया गया है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो 14 सूत्रीय फार्मूला हुआ, यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाया गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम नेक्स्ट, आज का वीडियो बस इतना ही। और इसमें अगर कुछ प्रश्न समझ में नहीं आता है, किसी तरह का प्रश्न पूछना हो, कोई कमेंट करना हो, तो यू कैन गिव एनी कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स और मैं इसको आपको जवाब दूंगा।